अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर लुकमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्ट्रॉन्ग मेडिकोस। तो आज हम एक नेक्स्ट इमरजेंसी को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ फीवर विद अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। यानी कि पेशेंट अल्टर्ड सेंसोरियम और साथ में जो है वो फीवर के साथ इमरजेंसी में प्रेजेंट करता है। इस केस में जिस तरह से हम इमरजेंसी में कॉल रिसीव करते हैं, माई पेशेंट एक्स वाई जी, जो भी उसका नाम है, जो भी उसकी एज है, आगे हम वह एज मेंशन करेंगे, और कोमॉर्बिड्स अगर उसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, एस्थमा या कोई भी कोमॉर्बिड है वो मेंशन करेंगे। प्रेजेंटेड इन द ईआर विद द कंप्लेन ऑफ, अब जो भी यहाँ पर उसकी कंप्लेन है, अब उसकी कंप्लेन क्या हो सकती है, हमारे पास डिफरेंट हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पेशेंट जो है वो हम अल्टर्ड सेंसोरियम या अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस सिंस 1 आवर, या फिर जो भी उसकी हिस्ट्री है वो। अब यहाँ पर जब फ़ीवर की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास मल्टीपल थाउजेंड्स ऑफ कॉजेज़ होती हैं फ़ीवर की। बॉडी में हेयर से लेकर आप अगर टो तक चले जाएँ तो मल्टीपल कॉजेज़, कहीं न कहीं फ़ीवर की कॉज़ आपको मिल जाती है। अब पेशेंट अगर इमरजेंसी में प्रेज़ेंट कर कर रहा है अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ, सिर्फ इस चीज़ के साथ आप प्रेज़ेंट किया, इसकी मल्टीपल जो है वो आपके पास डिफरेंशियल्स होंगी। आपने फ़ौरन क्या करना है, जैसे ही अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ है, आपने उसके वाइटल्स लेना स्टार्ट कर देने हैं। ठीक है, सबसे पहले जैसे ही आप उसका टेम्परेचर चेक करते हैं, अगर उसमें आपको हाई ग्रेड फीवर मिलता है, फॉर एग्जांपल पेशेंट को 103 या 104 का जो है वो फ़ारेनहाइट का हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, ठीक है, तो अब आपकी डिफरेंशियल्स अब बनना स्टार्ट हो जाएंगी। उसके बाद आपने उसका बीपी चेक किया, ठीक है, और उसके बाद आपने उसका रिस्पायरेटरी रेट मे बी उसका नॉर्मल है या अबव नॉर्मल है, तो वाइटल से आपको क्लू मिलना स्टार्ट हो जाएगा कि जो फीवर है उसकी कॉज कहाँ पर है सिस्टम के अंदर। ठीक है, कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा है जिसकी वजह से पेशेंट को फीवर आ रहा है। उसके बाद आपने उसकी पल्स चेक की, सैचुरेशन सैचुरेशन अगर वही, अगर उसकी सैचुरेशन ड्रॉप हो रही है तो फिर फ़ौरन आपने उसे ऑक्सीजन से कनेक्ट करना है। देन आरबीएस भी यहाँ इंपॉर्टेंट है, कहीं पेशेंट डायबिटिक तो नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अब अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, आपने एबीसी प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। एयरवे इंटैक्ट, ठीक है, उसकी है या नहीं। देन उसके बाद आपने उसकी ब्रीथिंग, आपने उसकी सैचुरेशन देखी थी, अगर उसकी सैचुरेशन ड्रॉप कर रही है तो आपने उसे ऑक्सीजन से स्टार्ट लेना है 2 लीटर से, और उसे बढ़ाते जाना है जब तक सैचुरेशन अबव 94% ना हो। सर्कुलेशन में आपने क्या किया, आईवी लाइन उसकी मेंटेन कर दी। अब आपने क्या करना है कि उसकी फ़ीवर की जो ये इसको 103 या 104 का फ़ीवर आ रहा था, अब उसकी कॉज़ को रूल आउट करना है। आपने जल्दी से उसकी हिस्ट्री लेना स्टार्ट करनी है उसके अटेंडेंट से, कि पेशेंट को अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो हो रहा है, ठीक है, और साथ में इतना हाई ग्रेड फीवर है, ये कब से हो रहा है, उसकी ड्यूरेशन, और उसके साथ आपने रेलिवेंट क्वेश्चंस करने हैं। क्योंकि इसकी अगर हम डिफरेंशियल्स की बात करें, एएलओसी के साथ अगर फीवर है तो आपके साथ मल्टीपल आपके पास यहाँ पर डीडीज़ बनते हैं। मोस्ट कॉमनली जो हम सबसे टॉप पे रखते हैं वो होता है मेनिंजाइटिस। हाई ग्रेड फीवर के साथ अल्टर्ड कॉन्शियसनेस है मेनिंजाइटिस को। ठीक है, तो अब मेनिंजाइटिस में आप साथ साथ अपने डीडीज़ की अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन भी परफॉर्म करते जाएंगे। अगर मेनिंजाइटिस है, इसकी क्या ट्रायड जो इम्पॉर्टेंट होता है कि पेशेंट को बहुत ही हाई ग्रेड फीवर हो रहा है, ठीक है, और उसके अलावा सीवियर हेडेक हो रहा है। हेडेक के साथ पेशेंट को जो है वो नेक स्टिफनेस हो रही है, तो फिर आपका जो है वो जो है वो आप फिर सोचते हैं कि कहीं पेशेंट को मेनिंजाइटिस या फिर मेनिंजो एनकेफेलाइटिस तो नहीं है। ठीक है, तो उसके अलावा इसमें आप फ़ौरन से उसका अगर नेक स्टिफनेस पॉजिटिव मिल रही है तो आपने उसका ब्रुड्ज़ोंस्की साइन, यानी कि उसका जो है नेक को फ्लेक्स करेंगे, हिप और जो नी जॉइंट है वो खुद ऑटोमेटिकली इनवॉलेंटरली फ्लेक्स होगा। इसी तरह से आपने उसका जो है वो कर्निक साइन चेक करना है, आपने उसके नी को फ्लेक्स करना है, तो उसके हैमस्ट्रिंग में पेन होता है पेशेंट के। ठीक है, तो ये आपने मेनिंजाइटिस। उसके अलावा आपके डीडीज़ में आएगा एनसेफेलाइटिस आ सकता है, वायरल एनसेफेलाइटिस। अगर वायरल एनसेफेलाइटिस है तो फिर आपने क्या करना है, अब वायरल एनसेफेलाइटिस में पेशेंट को इनिशियली उसकी हिस्ट्री कुछ यूँ होगी कि उसे फ्लू लाइक सिम्टम्स थे, उसे कफ हो रही थी, सोर थ्रोट था, और उसके बाद जो है वो से ये 103 का फीवर आ रहा है। अब वो पेशेंट अल्टर्ड कॉन्शियसनेस, यूजुअली इस तरह के जो पेशेंट अल्टर्ड कॉन्शियसनेस के साथ होते हैं वो ओल्ड एज में आ रहे होते हैं हमारे पास, जिनका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा वीक होता है। ठीक है, उसके अलावा पेशेंट का सेरिब्रल मलेरिया हो सकता है, यानी कि फेल्सीपेरम जो मलेरिया होता है हमारे पास, वो सेरिब्रल मलेरिया हमारे पास हो सकता है। तो इसमें क्या होगा, राइगर्स एंड चिल्स की हिस्ट्री होगी, 2-3 दिन से इसको फीवर आ रहा है पेशेंट को, और उसके साथ साथ राइगर्स और चिल्स हो रहे हैं, उसे शिवरिंग पेशेंट करता है ड्यूरिंग फीवर, और वो वाली जो टिपिकल हिस्ट्री मलेरिया की होती है। और बाकी जो है वो आपके पास नोज़िया, वॉमिटिंग, ये सारी चीज़ें तो मेनिंजाइटिस में भी आ जाती हैं। ठीक है, अब मेनिंजो एन्केफेलाइटिस की अगर हम बात करें तो इसमें न्यूरोलॉजिकल साइन एंड सिम्टम्स या नर्व पाल्सीज़ भी साथ में मिल सकती हैं। अब उसके बाद अगर हम बात करें हमारे पास सेप्सिस,
अब सेप्सिस मल्टीपल किस्म की सेप्सिस हो सकता है जिसकी वजह से हाई ग्रेड फीवर है और अनकॉन्शियसनेस या अल्टर्ड कॉन्शियसनेस है। अब वो पेशेंट की हिस्ट्री पे डिपेंड करता है। अगर उसके घर वाले या अटेंडेंट पेशेंट अनकॉन्शियस है, अल्टर्ड कॉन्शियसनेस है, तो अगर उसके घर वाले हिस्ट्री दे रहे हैं कि पेशेंट का जो है वो यूरिनरी आउटपुट 1-2 दिन से अच्छा नहीं है, पेशेंट को जो है वो पेशाब करते हुए जलन हो रही थी, पेशाब रुक-रुक के आ रहा था, बहुत तेज़ी से आ रहा था, तो यूरोसेप्सिस के बारे में सोचना है, ठीक है? तो यहाँ हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू डीडीज़ आपके हिस्ट्री के रेलेवेंट क्वेश्चंस यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि मैनेजमेंट उसके अकॉर्डिंग हो सके। इसी तरह से अगर न्यूमोसेप्सिस की वजह से भी ये हो सकता है। न्यूमोसेप्सिस में फिर आपका पेशेंट की यही कंप्लेन होगी से उसे जो है वो 2-3 दिन से बहुत कफ़ हो रही थी और वो प्रोडक्टिव कफ़ थी, साथ में पेशेंट को टेम्परेचर हाई था, फ़ीवर हो रहा था, तो फिर आप न्यूमोसेप्सिस के बारे में सोचते हैं और फिर आप उसी साथ-साथ एग्ज़ामिनेशन करेंगे तो आपको रेलेवेंट जो है वो आपने इसमें सारे सिस्टम्स की एग्ज़ामिनेशन फ़ौरन से करनी है, ठीक है? सीवीएस हो गया आपका, इसमें कोई एक्स्ट्रा एडेड हार्ट साउंड्स तो नहीं है, उसके अलावा आपने उसका रिस्पायरेटरी सिस्टम है। अब अगर उसको जो है वो न्यूमोसेप्सिस है या नमूनिया हुआ है तो इसमें फिर आपको वही सारी चीज़ें, उसको जो है वो हाइपर रेजोनेंट चेस्ट मिल सकता है या फिर उसके साथ डलनेस मिलेगा। उसके साथ-साथ आपने जो है जब चेस्ट को सुनेंगे तो उसमें फिर क्या होगा कि उसमें जो है वो आपको फिर क्रैप्स या क्रैकल्स भी मिल सकते हैं क्योंकि नमूनिया हुआ है पेशेंट को, ठीक है? और उसके अलावा आपकी एग्ज़ामिनेशन, उसके अलावा जीआईटी की एग्ज़ामिनेशन इंपॉर्टेंट है। कोई किसी क्वाड्रेंट के अंदर कोई एब्डोमिनल एब्सेस वगैरह तो नहीं है, ठीक है? उसमें भी हाई ग्रेड फीवर विद अनअल्टर्ड कॉन्शियसनेस और उसके अलावा आपने उसका जीसीएस चेक करना है, ठीक है? तो इस तरह से आपने उसकी एग्ज़ामिनेशन से आपको काफ़ी ज़्यादा क्लू मिलेगा कि पेशेंट को क्यों हो रहा है। उसके अलावा आपने डीडीज़ के अंदर डेंगी लाज़मी रखना है क्योंकि डेंगी बहुत कॉमनली हमारे यहाँ साउथ एशिया में होता है, तो आपने डेंगी भी लाज़मी अपने डीडीज़ के अंदर रखना है। तो अब आपने इन डीडीज़ के अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट स्टार्ट करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने यहाँ चेक कर लिया है कि पेशेंट को टेम्परेचर इतना ज़्यादा आ रहा है, आपने उसकी आईवी लाइन मेंटेन करवाई, ठीक है? पेशेंट को आपने सबसे पहले क्या किया, फ़ीवर को कंट्रोल करने के लिए इंजेक्शन दे दिया आपने प्रोवाज़ 1 ग्राम आईवी स्टैट में, ठीक है? ताकि पेशेंट का जो है वो फ़ीवर कंट्रोल हो। अब आपने अपने डीडीज़ के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है? अब सबसे पहले अगर हम यहाँ देखें पेशेंट को, अगर आपको लग रहा है हाई ग्रेड फ़ीवर है, विद नेक स्टिफनेस पॉज़िटिव आ रही है, कर्निक ब्रुड्ज़िन्स्की पॉज़िटिव मिल रहा है, तो आपने उसे क्या करना है, मेनिंजोएन्केफेलाइटिस के बारे में सोच के अकॉर्डिंगली उसको मैनेज करना है, ठीक है? आपने क्या करना है, उसकी एम्पेरिकल थेरेपी देनी है। इससे पहले आपने उसकी लैब्स भेजनी होती हैं। आपने फ़ीवर कंट्रोल कर लिया, ठीक है? आपने उसकी इमरजेंसी में जो-जो लैब्स जा सकती हैं, आप उसकी वो सारी करवाएँगे। आप उसकी सीबीसी करवाएँगे, ठीक है? उसके अलावा आप उसका यूरिन डीआर करवाएँगे, कहीं यूरोसेप्सिस तो नहीं है। एलएफटीज़ करवाएँगे, उसका आप यूसीईज़ यूरोसेप्सिस को रूल आउट करेंगे, ठीक है? उसके अलावा आप उसकी कोगुलेशन प्रोफ़ाइल भी यहाँ भिजवाएँगे। उसकी ईसीजी करेंगे, उसका चेस्ट एक्स-रे न्यूमोसेप्सिस को रूल आउट करने के लिए करेंगे, उसके अलावा उसका सीटी ब्रेन करेंगे और उसके अलावा अगर मेनिंजोएन्केफेलाइटिस सस्पेक्टेड है तो फिर आप उसका लंबर पंक्चर लाज़मी करेंगे, ठीक है? लंबर पंक्चर के बाद आप ये सैंपल भेज के आप एंटीबायोटिक फ़ौरन उसे दे सकते हैं। फ़ीवर कंट्रोल करके फ़ौरन आप उसे अच्छा एंटीबायोटिक कवर दे सकते हैं। होता ये है कि एंटीबायोटिक कवर देने से तकरीबन, अगर मेनिंजोएन्केफेलाइटिस सस्पेक्टेड है तो तकरीबन 15 से 20 मिनट पहले आप उसे क्या देंगे, इंजेक्शन डेक्सामेथासोन देंगे 10 mg का आईवी स्टैट, उसके बाद एंटीबायोटिक देंगे क्योंकि इंट्राथेकल पेनिट्रेशन अच्छी होती है। अगर बैक्टीरियल लाइसिस हो रही है बिकॉज ऑफ एंटीबायोटिक या फिर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को कम करने के लिए आप इंजेक्शन जो है वो 10 mg डेक्सा उसे देते हैं और फिर उसे टीडीएस कर देते हैं डेक्सा को, बाद में इनिशियली ये देते हैं, ठीक है? अब आपने उसे एम्पेरिकल में एंटीबायोटिक देनी है, इंजेक्शन सेफ्ट्राइक्सोन देना है, ठीक है? 2 ग्राम आपने उसे देना है आईवी स्टैट और फिर उसे जो है वो 2 ग्राम बीडी में फिर बाद में कंटिन्यू करते हैं। इसी तरह से आपने, क्योंकि इसकी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल कवरेज बहुत अच्छी है, हमारे पास कोई अभी लैब प्रूव नहीं है, हमने सारी लैब्स भिजवा दी हैं, अब हमने ट्रीटमेंट उसकी स्टार्ट कर दी है। अब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल कवरेज सेफ्ट्राइक्सोन से मिल जाएगी। इसी तरह से इंजेक्शन वेनकोमाइसिन, विंजेक वगैरह के नाम से आता है, ठीक है? आपने इंजेक्शन वेनकोमाइसिन उसे 500 mg, ठीक है? अब ये आपने उसे आईवी स्टैट देना है, उसके बाद उसको जो है वो हम टीडीएस में चला सकते हैं। इसी तरह से आपने ये सारी कवरेज उसको किस चीज़ के लिए दे दी है, ये डेक्सा दे दिया, सेफ्ट्राइक्सोन, वेनको, ये हमारी बैक्टीरियल मेनिंजोएन्केफेलाइटिस के लिए हमने उसको ट्रीटमेंट दी है। इसी तरह से अगर उसके बाद हम सोच रहे हैं कि पेशेंट को जो है वो दूसरी कॉजेज़ के बारे में, तो आप क्या कर सकते हैं, आपने उसका एमपीआईसीटी भी लाज़मी भिजवाना है पेशेंट का और डेंगी एनएस1 भी भिजवाना होता है, ठीक है? तो अगर जो है वो एमपीआईसीटी भिजवा दिया है, इसकी यूजुअली रिपोर्ट क्या होती है, 15 से 20 मिनट में आ जाती है। अगर वो पॉज़िटिव आता है तो फिर आप उसमें ऐड करेंगे इंजेक्शन जेन-एम, ठीक है? 120 mg
आईवी स्टैट, और फिर उसे बीडी डोज में देते हैं 3 दिन तक ये। इसमें आर्टिमिसिनिन है एंटी मलेरियल, यानी कि फैल्सीपेरम के लिए हम फिर ये ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम चलते हैं। हमारे डीडीज़ इसमें सारी चीज़ें कवर हो जाएँगी। इसमें यूरोसेप्सिस भी कवर होगा, इसमें न्यूमोसेप्सिस भी कवर होगा, इसमें मेनिंजोएन्केफेलाइटिस भी कवर हो रहा है, इसमें मलेरिया भी कवर हो रहा है। ठीक है, आप जेन एम उस सूरत में दें जब एमपीआईसीटी की आपके पास लैब प्रूवन रिजल्ट्स आ जाएँ। उसके अलावा आपकी ये बहुत सारी जो अल्टर्ड कॉन्शियसनेस के साथ चीज़ें थी वो कवर हो रही हैं। आपने पेशेंट को यहाँ फ्लूइड्स देने हैं अकॉर्डिंग टू वाइटल्स, आपने उसके चेक किए, आप इससे इंजेक्शन, ठीक है, नॉर्मल सलाइन 0.9% 1 लीटर आईवी स्टैट में दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने उसे जो है वो इंजेक्शन राइज़ेक या ओमिप्राज़ोल जो है वो, क्योंकि ऐसी कंडीशन में ये होता है कि पेशेंट को ओमिप्राज़ोल हम 40 mg आईवी ओडी डोज़ में देते हैं, उस वक्त तो आईवी स्टैट लगा देंगे। उससे ये होता है कि पेशेंट को स्ट्रेस अल्सर्स जो हो रहे होते हैं वो नहीं होते हैं बिकॉज ऑफ दिस ओमिप्राज़ोल। जीआईटी में जो आपके स्टमक में स्ट्रेस अल्सर नहीं होंगे। ठीक है, अगर पेशेंट को पेशेंट जो है वो मेनिंजोएन्केफेलाइटिस का और उसके साथ में फिट्स आ रहे हैं, तो फिर आपने ऐसी कंडीशन में क्या करना है, उसे इमरजेंसी के अंदर इंजेक्शन वही आपने वैलियम या डायज़ेपाम जो हमारे पास आता है, ठीक है, इंजेक्शन डायज़ेपाम, उसमें से आपने डायज़ेपाम जो है वो जो 10 mg पर 2 ml का इंजेक्शन आता है, उसे 2 cc को डाइल्यूट करना है 8 cc इन 8 cc ऑफ नॉर्मल सलाइन, और फिर उसे स्लोली आईवी स्टैट में वो देना है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इनिशियली उसे मैनेज करना है। जब उस पेशेंट का फ़ीवर आहिस्ता-आहिस्ता सबसाइड होगा और उसका जो है वो अल्टर्ड कॉन्शियसनेस से रिस्पॉन्स थोड़ा-सा पेशेंट अच्छा देने लगता है, तो फिर हम उसे क्या करते हैं, आईसीयू में उसे शिफ्ट कर देते हैं। स्ट्रिक्ट वाइटल मॉनिटरिंग और स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन करते हैं, और इन सारी लैब्स के थ्रू हम उसके सिस्टम इन्वॉल्वमेंट को जज करते हैं कि कौन-सा सिस्टम इन्वॉल्व है। फिर अकॉर्डिंगली जो है वो हम उसकी ड्रग्स को टैपर ऑफ करते हैं, और फिर जब एक्यूरेट डायग्नोसिस बन जाती है, हम उस हिसाब से फिर उसे प्रोसीड करते हैं। तो इस तरह से हम ये मैनेज करते हैं फ़ीवर विद अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। सबसे पहले आपने प्रोवाज़ लगा के उसका फ़ीवर कंट्रोल करना है, और फिर आपकी हिस्ट्री और एग्ज़ामिनेशन की बेस पे आपने डीडीज़ के अकॉर्डिंगली उसे मैनेज करना होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।